प्रिय छात्रों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अरुण कुमार देशमुख प्रबंध शास्त्र संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय से आपके लिए लेकर आए हैं डायनामिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लीगल फ्रेमवर्क, अर्थात व्यावसायिक पर्यावरण और कानूनी ढांचे की गतिशीलता विषय की इस पाठ्य चर्चा के क्रम में आज हम जिन विषयों पर चर्चा करने जा रहे हैं उनके मुख्य बिंदु है। हम आज बात करेंगे किस तरह से इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी का को डेवलपमेंट हुआ। उस क्रम में हम जिस बिंदु पर बात करेंगे वह है इंडस्ट्री 1.0 और उससे पहले हम बात करेंगे किस तरह से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ कदम ताल करते हुए हमें देखने को मिला और किस प्रकार से इसने व्यवसाय को प्रभावित किया। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम परिचय प्राप्त करते हैं कि ये जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है ये है क्या। तो मूल रूप से जैसा कि हम पिछले व्याख्यान में भी चर्चा कर रहे थे कि इंडस्ट्री 1.0 से इंडस्ट्री 5.0 जो कि वर्तमान दौर है, जिसको हम वर्तमान दौर कह सकते हैं 5.0 को, तो किस तरह से 1.0 से 5.0 तक की यात्रा हुई और ये जो यात्रा थी एक ट्रांसफॉर्मेशनल यात्रा के रूप में, एक ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी के रूप में देखी गई और इसने न केवल व्यवसाय को प्रभावित किया बल्कि समाज को प्रभावित किया। इन्होंने जो टेक्नोलॉजी है उसको ब्रिज करने का कार्य किया, साथ ही साथ इन्होंने कला और डिजाइन को भी बेहतरीन बनाने का कार्य किया। ये जो विकास का क्रम है इसने केवल व्यवसाय या किसी एक क्षेत्र विशेष को लाभान्वित नहीं किया बल्कि तमाम जो आयाम थे उनको प्रभावित करते हुए, सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हुए वे आगे बढ़े। अब बात करते हैं कि अलग अलग जो फेज है, इसके अलग अलग जो दौर है, उन्होंने कई तरह के इनोवेशंस के माइलस्टोन, नवाचार के माइलस्टोन्स को स्थापित किया। ठीक इसी तरह से इन्होंने पुनर्परिभाषित करने का प्रयास किया कि किस तरह से मानव मशीन से इंटरैक्ट करेगा और नए उत्पादों का निर्माण करेगा और अपनी सृजनात्मकता को प्रदर्शित करेगा। तो इन विषयों पर मूल रूप से यदि कार्य हुआ है तो वह मूल रूप से इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के अलग अलग फेजेस में हमने उसको देखने का प्रयास किया। ठीक इसी तरह से अगर हम बात करें कि श्रम आधारित अर्थव्यवस्था से हम मशीन आधारित अर्थव्यवस्था की तरफ आगे बढ़े और यह किसी एक देश में हुआ हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह हमने सभी देशों में ये परिवर्तन देखे। यद्यपि परिवर्तन कुछ देशों में अलग तरह के हैं और अन्य देशों में अलग तरह के हैं। उदाहरण के लिए हमने डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री और अंडर डेवलप्ड, विकसित, विकासशील और अर्धविकसित या अविकसित देशों की तुलना पिछले व्याख्यान में समझने का प्रयास किया कि इन परिवर्तनों में जो ये जो परिवर्तन है उनका स्तर इन तीन तरह के देशों में अलग अलग स्तर पर देखने को मिलता है। टेक्नोलॉजिकली या प्रौद्योगिकी रूप से विकसित देश ही विकसित होने की योग्यता रखते हैं, ये भी हमने समझने का प्रयास किया। शोध और अनुसंधान से इस बात पर पुरजोर प्रकाश डाला गया कि जो देश तकनीकी रूप से जितना विकसित होता है वही विकसित होने की अपनी जिजीविषा को प्रकट करता है। तो ये इन बातों को समझने के उपरांत हम पाते हैं कि जिस प्रकार मैकेनाइजेशन से हम ऑटोमेशन की तरफ आगे बढ़े, मशीनों पर निर्भरता हमारी बढ़ती चली गई और हम इस जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसको मानवीय क्षमताओं के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और ये जो विकास है वह इसकी ब्लेंडिंग को दर्शाता है और जिस तरह से इसने फंक्शनैलिटी, एस्थेटिक्स और सस्टेनेबिलिटी की बात की है वह निसंदेह प्रशंसनीय है। ठीक इसी तरह से जब हम बात करते हैं कि ये जो एडेप्टेशन है, टेक्नोलॉजी का एडेप्टेशन और जो री इमेजिनेशन है, वह इस टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में, इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में हमने बड़ी तेजी से होते हुए इसको अनुभव किया है। अब हम चर्चा करते हैं फेजेस की। अलग अलग फेजेस में इंडस्ट्री किस तरह से आगे बढ़ी। तो इंडस्ट्री 1.0
2.0 हमने इस पे चर्चा की तो हमने पाया कि 17वीं और 18वीं शताब्दी में इंडस्ट्री 1.0 इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद इसको हमने देखा, और इसमें जो अधिक जोर था वह मैकेनाइजेशन पर था कि किस तरह से जो प्रोसेसेस है, जो प्रक्रियाएं हैं, उनको मैकेनाइज्ड करके उनका मशीनीकरण करके अपनी कार्यक्षमता और अपनी उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। इस पर अधिक ध्यान था। साइंटिफिक मैनेजमेंट के डेवलपमेंट्स जो भी हुए इस क्षेत्र में, जो भी बेहतर कार्य हुए, वे इसी फेज में हमें देखने को मिले। तो ये 18वीं शताब्दी का एक अंत था। ठीक इसी तरह से हमने इंडस्ट्री 2.0 में बात की, जहां पर बिजली का आविष्कार एक सबसे बड़े आविष्कार के रूप में देखा गया। बिजली के आने की वजह से कल कारखानों में होने वाला उत्पादन, उसमें हमने तेजी अनुभव की। और केवल बिजली के क्षेत्र में या इलेक्ट्रिफिकेशन के क्षेत्र में क्रांति हुई हो ऐसा नहीं है। ये एक आधारभूत टेक्नोलॉजी के रूप में हमारे समाज का एक हिस्सा बनी, जिसमें हम 3 मुख्य घटकों की बात करते हैं, बिजली, पानी और सड़क। तो उसमें बिजली सबसे पहला है जो विकास के लिए अपनी महती भूमिका निभाती हुई दिखती है। तो इलेक्ट्रिफिकेशन ने जिस तरह से मशीनों को चलायमान किया और जो मानव आधारित ऊर्जा थी उससे आगे बढ़ के इलेक्ट्रिक एनर्जी की तरफ हम आगे बढ़े, तो वह एक बड़ा इनोवेशन 19वीं सेंचुरी में इंडस्ट्री 2.0 में हमने देखा। इंडस्ट्री 3.0 में धीरे धीरे हम आगे बढ़े और ऑटोमेशन को हमने अपनाया, जो 20वीं शताब्दी का एक बहुत बड़ा परिवर्तन था इंडस्ट्री 3.0। अब 20वीं और 21वीं शताब्दी के मध्य में जो ट्रांजिशन फेज था, उसमें हमने देखा ऑटोमेशन से हम डिजिटलाइजेशन की तरफ आगे बढ़े, और ये डिजिटलाइजेशन आधार बना कई सारे प्रौद्योगिकियों के विकास का, कई सारे व्यवसायों के विकास का, कई सारे उद्योगों के विकास का। तो हमने देखा कि जिस तरह से आधारभूत विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित जो टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी है, उस पर होने वाले, उसके द्वारा होने वाले परिवर्तनों से जो परिवर्तन हमने समाज में अनुभव किए, उससे कहीं अधिक परिवर्तन इंडस्ट्री 4.0 में डिजिटलाइजेशन के आने के बाद हमने अनुभव किए। और इसके बाद जब हम इंडस्ट्री 5.0 की बात करते हैं, जो 21वीं सदी में प्रवेश के उपरांत हमने इसको अनुभव किया, तो ऑटोमेशन और डिजिटलाइजेशन के बाद सर्वाधिक जो चर्चा में आया कि इसमें मानव को केंद्रित करके किस तरह से इन टेक्नोलॉजी का लाभ लिया जा सकता है, कैसे मानव रोबोट्स के साथ मिलकर के अपनी कार्यक्षमता को बढ़ा सकता है, इस पर कार्य अधिक हुआ। और अधिक ध्यान इस बात पर हुआ कि कैसे जो विकास हो वह मानव केंद्रित हो। तो यह इंडस्ट्री 5.0 का फोकस है। पर्सनलाइजेशन की बात करता है, व्यक्तिकरण की बात करता है। अब मैकेनाइजेशन जो 18वीं शताब्दी का इंडस्ट्री 1.0 है, इस पर हम संक्षेप में प्रकाश डालेंगे। तो इंडस्ट्री 4.0 को पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के रूप में देखा जाता है। औद्योगिक क्रांति, पहली औद्योगिक क्रांति के रूप में देखा जा सकता है, जिसने प्रत्यावर्तन की वह प्रक्रिया समाज के सामने प्रस्तुत की, जिसने 18वीं और 19वीं शताब्दी में मैकेनाइजेशन या मशीनों के इंडस्ट्रियल प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट के माध्यम से जो उत्पादन है उसकी क्षमता को और मानव संसाधन की कार्यक्षमता को बढ़ाने का कार्य किया। ठीक इसी प्रकार इस सदी में जो सर्वाधिक लोकप्रिय आविष्कार हुए वह स्टीम या भाप आधारित जो इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया। ठीक इसी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस में इलेक्ट्रिसिटी का जो आविष्कार है, जिसमें पनबिजली या जल विद्युत जिसको हम कहते हैं, उसकी ओर आगे बढ़ना। ठीक इसी तरह से कई सारे परिवर्तनों का ये आधार बने ये जो 2 आविष्कार हैं। ठीक इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं कि इसने एक नींव बनाने का कार्य किया। जितनी भी मॉडर्न इंडस्ट्रीज है, आधुनिक जो उद्योग है, उनको आगे बढ़ने के लिए एक नींव के तौर पे कार्य किया, एक फाउंडेशन के तौर पे कार्य किया, और साथ ही साथ कला और डिजाइन को भी इसने बहुत गहराई से प्रभावित करने का कार्य किया। अब अगर हम उदाहरण के तौर पर ले
कि किस तरह से स्पिनिंग जेनी नामक एक टेक्नोलॉजी जो जेम्स हारग्रीव्स ने 1764 में जिसको डेवलप किया, किस तरह से इंडस्ट्री 1.0 के एक बड़े आविष्कार के रूप में इसने जो टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी थी, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी थी, टेक्सटाइल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी थी, उसको सकारात्मक रूप से लाभान्वित किया। तो जैसा कि हम पाते हैं कि ये जो मल्टी स्पिंडलिंग का जो इनोवेशन, स्पिनिंग का जो इनोवेशन था, इसने जो हम हथकरघा आधारित कपड़ा बनाते थे उसको हमेशा के लिए बदल करके रख दिया, और बढ़ती हुई मांग और बढ़ती हुई आवश्यकता, बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुरूप जितने टेक्सटाइल या कपड़ों की आवश्यकता थी उतने टेक्सटाइल को बनाने में आज यदि हम सक्षम हो पाए तो उसके पीछे स्पिनिंग जेनी का बहुत बड़ा योगदान कहा जा सकता है। ठीक इसी तरह से कई जो लेबर्स थे उनके काम को ये मशीन अकेले करने में सक्षम थी। तो इससे हमने देखा कि किस तरह से इसने उन परिवर्तनों का आधार बना और साथ ही साथ जो प्रोडक्शन था उसको बेहतर बनाया और एफिशिएंसी को बढ़ाने का कार्य किया। ठीक इसी प्रकार हम बात करते हैं, इसने जो प्रोडक्शन, टेक्सटाइल प्रोडक्शन को और अधिक एक्सेसिबल बनाया और इसमें इंटीरियर डिजाइन और अन्य तरह की जो ट्रेंड्स थे उसको सम्मिलित करते हुए सतत विकास के पहिए को आगे बढ़ाया। ठीक इसी तरह से दूसरे उदाहरण की अगर बात करें स्टीम इंजन की, जिसको हम बता चुके हैं संक्षेप में, जिसको जेम्स वाट ने 17वीं शताब्दी के अंत में इसको विकसित किया। इस स्टीम इंजन से कई तरह के परिवर्तन हमने अपने समाज में अनुभव किए। उदाहरण के लिए इसको ड्राइविंग फोर्स के लिए के तौर पे यूज़ किया गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, फैक्ट्रीज को और सशक्त बनाने के लिए, लोकोमोटिव्स के डेवलपमेंट के लिए, जहाज़ों को चलाने के लिए। ठीक इसी तरह से इसने जिस प्रकार उस समय ट्रांसपोर्टेशन हुआ करता था उस ट्रांसपोर्टेशन के तौर तरीकों को बदलने का प्रयास किया। साथ ही जो कच्चा माल था उसके ट्रांसपोर्टेशन को लेकर जिस तरह से लोग कार्य करते थे उनकी कार्य पद्धतियों को प्रभावित किया और इसी तरह से समाज में नए परिवर्तनों का आधार बना ये जो भाप आधारित टेक्नोलॉजी थी, स्टीम बेस्ड टेक्नोलॉजी। ठीक इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं, अर्बन डिज़ाइन और सिटीज़ में इंडस्ट्रियलाइजेशन के जो हब बन पाए उसके पीछे भी यह टेक्नोलॉजी एक आधारभूत टेक्नोलॉजी के रूप में विकसित हुई। जो ये चित्र आप देख पा रहे हैं ये बताता है, ये इसका लेट वर्जन है जो वॉट डबल एक्शन स्टीम इंजन को दिखा रहा है। ये इसको निर्मित किया गया डी नेपियर एंड सन्स लंदन में 1832 वर्ष में इसकी स्थापना हुई और ये जो है यूपीडी मैड्रिड में आज स्थापित है एक संग्रहालय में। ठीक इसी तरह से स्टीम इंजन ने किस तरह से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को स्थापित किया और इसको आगे बढ़ाया, उस पर भी इसको समझा जा सकता है कि किस तरह से इंडस्ट्री 1.0 ने अपने आप को स्थापित किया। ठीक इसी तरह से अगर हम संक्षेप में इसको कहें तो जो ये पहला इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था ये परिवर्तनों की एक बड़ी धुरी थी जिसने नए जो नवाचारों को लाने में एक बड़ी भूमिका निभाई। साथ में कला, डिज़ाइन और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में बड़ा श्रेष्ठतम कार्य किया। साथ ही जो फ्यूचर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस थे उनके लिए एक आधारभूत संरचना बनाने का कार्य भी इस रिवॉल्यूशन ने किया। और इसके बाद जब हम बात करते हैं इसका इम्पैक्ट ऑन मॉडर्न इनोवेशन तो हम पाते हैं कि जो सर्वाधिक बड़े आविष्कार हुए हैं वह इसी कालखंड में हुए हैं और ये इंडस्ट्री 1.0 के कालखंड में हुए आविष्कार ही आगामी जितने भी आविष्कार हो सके हैं उनका आधार बने। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सारे आविष्कार उसी समय हुए हैं, लेकिन जो वर्तमान के आविष्कार हैं उन सभी आविष्कारों की एक मूल धुरी इंडस्ट्री 1.0 बना। अब प्रश्न यह उठता है कि इसके व्यावसायिक निहितार्थ क्या है, इसको हमें समझना क्यों आवश्यक है। इतिहास को समझे बिना न तो हम वर्तमान की समझ विकसित कर सकते हैं और न ही भविष्य की समझ विकसित कर सकते हैं। इसीलिए हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को समझने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन तभी आ सका है जब तकनीकी विकसित हुई है, जब प्रौद्योगिकी विकसित हुई है। इस विकसित होती हुई प्रौद्योगिकी और तकनीकी के क्षेत्र ने ही कहीं ना कहीं व्यवसाय को आगे बढ़ाने का कार्य किया है, इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाने का कार्य किया है
और समाज में एक नई क्रांति लाने का कार्य किया है। इसलिए इनकी समझ नितांत आवश्यक है। और जब हम यह समझते हैं कि किस प्रकार इंडस्ट्री 1.0 आधार बना अगले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए, और इसी तरह से हम एक एक पड़ाव पार करते करते आज जिस स्थिति में है उसको हम इंडस्ट्री 5.0 कहते हैं, और जो हमारा भविष्य है वो इंडस्ट्री 6.0 है। तो आखिर ये क्या केवल संख्याओं का परिवर्तन है या इन परिवर्तनों के कुछ व्यावसायिक निहितार्थ भी है? तो हम इससे ये समझ सकते हैं कि यह केवल संख्याओं का परिवर्तन नहीं है, 1.0 से 6.0 नहीं है, बल्कि जो परिवर्तन हो रहे हैं उनके अनुकूल व्यवसाय स्वयं को किस प्रकार तैयार कर सकते हैं और किस प्रकार उस तैयारी से लाभ लेकर के फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज ले सकते हैं, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज या प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये उनकी चपलता और उनकी एजिलिटी पर निर्भर करता है। तो मूल रूप से इसकी समझ व्यवसायों को और साथ ही साथ प्रबंधकों को आने वाले या होने वाले परिवर्तनों के लिए स्वयं को तैयार करने में सहायक होता है, और साथ ही साथ उनको इसके लिए तैयार करता है कि कोई भी टेक्नोलॉजी या कोई भी परिवर्तन चिरस्थायी नहीं है, यह सतत परिवर्तित होने वाला है। इसीलिए जो कंटिन्यूअस इनोवेशन का साइकिल है वह निरंतर चलते रहना चाहिए, यह इसका मूल आधार है। और इसी के साथ जब हम आगे की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि किस प्रकार इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने मूल रूप से अलग अलग वर्षों में, अलग अलग फेजेस में, अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजीज पे अपना ध्यान केंद्रित किया। उदाहरण के लिए संक्षेप में अगर हम समझे तो पहले रिवॉल्यूशन ने मैकेनाइजेशन पे अपना ध्यान केंद्रित किया, दूसरा जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिफिकेशन के आसपास केंद्रित रहा। ठीक इसी प्रकार तीसरा ऑटोमेशन, चौथा डिजिटलाइजेशन की बात करता है, और पांचवा जो है वो पर्सनलाइजेशन की बात करता है। छठवा अभी भविष्य के गर्भ में है कि किस ओर यह टेक्नोलॉजी आगे बढ़ करके जाएगी, उस पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए यदि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ही लेते हैं वर्तमान में, तो किस प्रकार यह व्यवसाय को एक नया आकार दे रही है, व्यवसाय करने के तरीकों को बदल रही है, जिस तरह से शिक्षा प्रदान की जा रही है और शिक्षा प्राप्त की जा रही है उनको बदलने का, ट्रांसफॉर्म करने का कार्य कर रही है। और इसी तरह से अन्य परिवर्तन जो हमारे आसपास हमको देखने को मिल रहे हैं, वे सारे परिवर्तन इस आधारभूत टेक्नोलॉजी से बदलने जा रहे हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि यह परिवर्तन किस तरह से, इन परिवर्तनों को हम समझ सकते हैं और समझ करके किस प्रकार हम बेहतरी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, व्यक्तिगत स्तर पर, सामाजिक स्तर पर और साथ ही साथ व्यावसायिक स्तर पर। तो व्यवसाय मूल रूप से बाहरी हो रहे परिवर्तनों को समझना, उनके अनुरूप स्वयं को तैयार करना, और तैयार करके कैसे हम अपने उत्पादों को उसके अनुरूप ढालें जिससे कि उपभोक्ता जो उत्पाद चाहता है उस तरह के उत्पाद हम देने की स्थिति में हो, जिस कीमत पर वो चाहता है उस कीमत पर हम देने के लिए तैयार हो, क्योंकि उत्पाद बनाना एक बात है और उसकी कीमतों को ग्राहकों के अनुकूल और अनुरूप, बाजार के अनुकूल और अनुरूप बनाना दूसरी बात है। तो जब हम लागत को कम करने की बात करते हैं तो वहां पर हर जो फैक्टर है जो किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए उपयोग में लाया जा रहा है उसकी एक कीमत है, उसकी एक कॉस्ट है। उन कॉस्ट से मिलकर ही कहीं ना कहीं हमारी कीमत बनती है। तो जो कीमत उसकी हम बना रहे हैं तो उस कीमत में लागत एक बहुत बड़ा अंश है। वह लागत कम करने के लिए कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा योगदान देती है। अच्छी टेक्नोलॉजी, उन्नत टेक्नोलॉजी हमें कम लागत की ओर आगे बढ़ाती है। यद्यपि कुछ लोगों का कहना है कि उन्नत टेक्नोलॉजी जब कोई व्यावसायिक संगठन लेकर के आता है तो उसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट इतना अधिक होता है कि उसका पे बैक पीरियड बहुत ज़्यादा प्रतीत होता है, किंतु लंबे समय तक अगर इसको देखें, लॉन्ग रन में अगर इसको देखें तो हम पाते हैं कि वह जो निवेश टेक्नोलॉजी में व्यवसाय ने किया है उसके लाभ कालांतर में उसे इतने अच्छे मिलते हैं कि उसकी न केवल लागत कम होती है बल्कि उसकी व्यावसायिक दक्षता का भी विकास होते हुए देखा जा सकता है। तो इन सब बातों से हम समझ सकते हैं कि बिजनेस इम्प्लीकेशंस इस
टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंटल साइकिल में, इस इंडस्ट्री के इस डेवलपमेंटल साइकिल्स में क्या क्या हो सकते हैं और किस प्रकार वे व्यवसाय को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। इसी के साथ हम आज की बात को यहीं पर समाप्त करते हैं। धैर्यपूर्वक श्रवण के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।